अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डेटाबेस के ऊपर जो सिंगल टेबल होता है, ठीक है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे कि हम मुख्तलिफ जो फंक्शन वगैरह उसके ऊपर या मुख्तलिफ क्यूरीज़ वगैरह जो उसके ऊपर अप्लाई होंगी, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो होती है वो मुख्तलिफ क्यूरीज़ वगैरह होती हैं। हमने पिछले लेक्चर में हमने टेबल क्रिएट करना और उसके बाद टेबल में वैल्यू इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये सारा हमने किया था। ठीक है, तो आज मैंने टेबल क्रिएट जनरेट किए हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर जो भी मुख्तलिफ फंक्शन वगैरह परफॉर्म होंगे वो इसके ऊपर अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे टोटल 3 टेबल है। क्लास का टेबल है, प्रोडक्ट का टेबल है और स्टूडेंट का टेबल है। सबसे पहले सबसे पहले क्या होगा कि आपने क्या करना है कि जी जो भी सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम टेबल में से कोई एक सिंगल वन वैल्यू उठाना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी वैल्यू जो कि सिंगल वैल्यू हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ पे प्रोडक्ट का टेबल ओपन करता हूँ तो टेबल शो करने के लिए हमारे पास क्यूरी क्या थी, पहले सेलेक्ट। अगर तो हमने पूरे का पूरा टेबल जो है वो उसका क्रिएट करना है, ठीक है, सेलेक्ट। उसके बाद आपने स्टैटिक फ्रॉम। अब टेबल का आपने नाम लिखना है, जो भी टेबल यहाँ पे होगा। मैं प्रोडक्ट्स के टेबल में से करता हूँ तो प्रोडक्ट्स का टेबल, तो प्रोडक्ट के टेबल का। अगर यहाँ पे आपको वैसे भी वो टेबल शो हो जाएगा जिसके बारे में आप लिखोगे, आप इसके ऊपर इंटर करके या डबल क्लिक करके आप इसको एक्सेस कर सकते हो। और उसके बाद एंड आखिर पे सेमीकोलन। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर कर्सर रख के तो आपने ये वाली जो सिंगल लाइन रनर है आपने इसको रन कर देना। तो इसको रन करेंगे तो हमारे पास टेबल जो भी प्रोडक्ट के टेबल के अंदर जो भी डाटा पड़ा हुआ है वो हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 6 किस्म की प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, बैग, शूज़, क्लॉथ, बैग, सॉक्स, शूज़ वगैरह, और उसके बाद आगे उनके मुख्तलिफ प्राइसेस वगैरह लिखी हुई हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जी हमें पूरे का पूरा टेबल नहीं एक्सेस करना, तो हम क्या करेंगे कि हम कोई एक उसकी फ़ील्ड को यहाँ पे लिख के हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर स्टैटिक को ख़त्म करें तो यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जी मैं चाहता हूँ कि जी इसके अंदर टेबल के अंदर जितने भी नेम है मेरे पास सिर्फ नेम वाला कॉलम शो हो जाए। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे नेम लिखूँगा। जैसे ही मैं नेम लिखूँगा, ठीक है, नेम लिख के इसके ऊपर कर्सर करके तो आपने इसको रन कर देना। तो क्या होगा कि जितने भी उस प्रोडक्ट के नेम के रिलेटेड चीज़ें होंगी वो आपके पास यहाँ पर शो हो जाएंगी। इसी तरह आप कॉलम के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों को इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल आपने टेबल में से कोई एक कॉलम लेना है तो आप क्या करोगे कि सिलेक्ट की क्यूरी लिख के, ठीक है, आपने उसका कोई भी जो आपको कॉलम चाहिए होगा कॉलम का नेम लिख के और आगे आपने वहाँ पे टेबल का नाम लिख देना। तो इस तरह जो भी कॉलम का नेम या कॉलम के डाटा को आप एक्सेस करना चाहते हो किसी भी टेबल के, तो वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ये होते हैं सिंगल के ऊपर। अब यहाँ पे इसके ऊपर कुछ ना कुछ फंक्शन वगैरह भी परफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स का टेबल है, सिंगल टेबल के ऊपर ये फंक्शन वगैरह परफॉर्म हो रहे हैं। तो अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कुछ फंक्शन वगैरह परफॉर्म करता हूँ। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ कि जी मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, मेरे उनकी जो प्राइसेस हैं मेरे पास उन सब की जो प्राइस है वो आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सम का फंक्शन यूज़ करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास वो आ भी जाएगा, नीचे आप उसको यूज़ कर सकते हैं सम। और आगे जिसका सम आपने करना है जिस कॉलम का, तो मैंने प्राइस का करना है तो आपने इसके अंदर उसका नाम लिख के, ठीक है, तो यहाँ पे आपने कर्सर रख के तो इसको रन कर देना।
तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि जितनी भी टोटल प्राइस होगी, यानी कि वो जो भी प्राइसेस वगैरह आपने टेबल के अंदर रखी हुई हैं, ठीक है, तो टेबल वगैरह के अंदर रखी हुई हैं, तो वो उन सारी की सारी प्राइसेस का सम हो के वो आपके पास आ जाएगा। उसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि जी हमें इसका एवरेज चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे इसकी एवरेज भी निकाल सकते हो, ठीक है। एवरेज एवरेज लिख के, ठीक है, एवरेज का AVG उसके लिए एब्रीविएशन यूज़ होता है। उसके बाद आपने अंदर उसकी प्राइस लिखनी है और आप इसके ऊपर कर्सर रख के तो आप इसको रन करोगे तो आपके पास क्या होगा कि वो टोटल जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उसकी एवरेज निकल के वो आपके पास शो हो जाएगी। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि जी हमने क्या करना है कि हमने किसी भी चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो मेरी प्राइस लिस्ट है इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे मैक्स का फंक्शन लिखूँगा, ठीक है। मैक्स का फंक्शन लिख के इसको रन करेंगे तो हमारे पास जो भी मैक्सिमम वैल्यू इसके अंदर होगी वो हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पे अब एक और चीज़ है, ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि जी मैंने ये देखना है कि किस चीज़ की जो प्राइस है वो मैक्सिमम है, तो अब फिर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक क्यूरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। आप ये चाहते हैं कि मेरे पास उसका नेम भी शो हो, तो आपने क्या करना, सेलेक्ट नेम, यानी कि जो हमारे पास होना चाहिए। अच्छा, सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल, कौन सा प्रोडक्ट्स का टेबल है, और उसके बाद यहाँ पर हमने ये वेयर क्लॉज लिखनी है, ठीक है, वेयर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फंक्शन ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, अगर लग जाता तो इसका मतलब है कि हमें क्या होगा कि जिसकी मैक्सिमम प्राइस होगी वो हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएगा। वेयर मैक्सिमम, उसके बाद आगे आपने यह आपके पास कॉलम का नाम लिख देगा, ठीक है, और उसको आपने क्लोज़ कर देना। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि जी अब क्या करे कि वो मुझे नेम शो करवाए उस प्रोडक्ट का कि जिसकी प्राइस जो है वो मैक्सिमम हो, ठीक है। तो इसके ऊपर रन करके हम इसकी क्यूरी को देखते हैं। इनवैलिड यूज़ आ गया, ठीक है, यानी कि ये इस तरह नहीं हो सकता, वेयर के अंदर ये शो नहीं करेगा। तो आपने सिंपल इसको उसी तरह आपने लिख के इसको क्लिक कर देना है कि जी आपने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो भी। अब हम देखते हैं कि जिसकी मिनिमम वैल्यू, सेलेक्ट मिनिमम, मिनिमम प्राइस हम देखते हैं कि टेबल में से क्या, उसके बाद सेमीकोलन, इसके ऊपर आपने कर्सर रख के तो आपने इसको रन कर देना। तो जो हमारे पास टेबल के अंदर जो मिनिमम प्राइस थी वो थी 200 रुपया, ठीक है। तो इस तरह जितनी भी ये मुख्तलिफ फंक्शन वगैरह एवरेज का, सम का आप इस्तेमाल करते हुए इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद चले मैं इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते ताकि आपके पास अलग-अलग से वो सारी चीज़ें जो होंगी वो अलग-अलग से यहाँ पे टेबल के अंदर उसका डाटा लिखा जा सके। इसको मैक्स कर देते हैं, ठीक है, इंटर करके यहाँ पे एक और इसकी एवरेज कर देते हैं। एक और कॉपी पेस्ट करते हैं और इसका हम सम देख लेते हैं, ठीक है। ये आप चारों के चारों फंक्शन आप क्या करोगे कि आप सिंपल कोई भी किसी के भी ऊपर आप कर्सर ले जाके, ठीक है, यहाँ पे किसी भी जगह पे लाइन के ऊपर कर्सर होनी चाहिए, उसके बाद आप रन करोगे तो नीचे आपको वो पूरे का पूरा डाटा शो करवा देगा।
अब यहाँ पे एक फंक्शन ये होता है कि हमने देखना होता है कि जी टोटल जो हमारे टेबल के अंदर जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, ठीक है, वो टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे इस क्यूरी को मैं उसी क्यूरी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आप किसी के ऊपर भी लगा सकते हो, ठीक है। सेलेक्ट, अब यहाँ पे हम लिखेंगे काउंट का फंक्शन, ठीक है। काउंट क्या करेगा कि उस टेबल के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ वगैरह पड़ी होंगी, ये आप प्राइस के अलावा उसके नेम पर भी लगा सकते हो, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि वो सिलेक्ट करेगा कि जी इसके अंदर टोटल कितनी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। तो आप इसके ऊपर कर्सर लाकर इसको रन करें तो आप देखेंगे तो कि वो हमें टोटल उसकी क्या करेगा कि वो जितनी भी हमारे पास उसकी वैल्यूज़ पड़ी होंगी तो वो हमें निकाल के वो शो करवा देगा। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल तकरीबन 6 प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। तो हम देख लेते हैं कि क्या वाकई हमारे पास प्रोडक्ट 6 पड़ी हुई हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स, उसके बाद एंड पे सेमीकोलन। अब देखते हैं कि टोटल कितनी प्रोडक्ट्स हैं। तो इसके ऊपर कर्सर रख के आपने इसको रन कर देना। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल जो है वो 6 वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, ठीक है, 1 से लेकर 6 तक टोटल वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। ये तो इस तरह क्या होगा कि कुछ फंक्शन वगैरह यूटिलाइज़ करते हुए आप टेबल के अंदर मुख्तलिफ जो फंक्शन वगैरह होंगे आप उनको परफॉर्म कर सकते हो। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि आप टेबल के अंदर कोई भी वैल्यूज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हो कि जी हमारे पास एक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, तो हम उसको वैल्यू को किसी भी दूसरी वैल्यूज़ के साथ उसका कोई ऑपरेशन वगैरह या फंक्शन वगैरह परफॉर्म करें तो हमारे पास वो वैल्यू आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे एक देखते हैं कि किस तरह की हम जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक यहाँ पे टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, प्राइस का टेबल है, सिंगल टेबल के ऊपर ये सारे फंक्शन वगैरह परफॉर्म हो रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक क्यूरी लिखता हूँ, सेलेक्ट, ये आपके पास आज इंटर करके आप इसको लिख भी सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे ये जो टेबल मेरे पास ये नज़र आ रहा है, मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास जो प्राइसेस हैं, ठीक है, ये मेरे पास 10 से मल्टीप्लाई हो के ये मेरे पास आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसकी प्राइस भी सिलेक्ट कर लूँगा कि पहले मुझे ये पता हो कि इसकी प्राइस है क्या थी, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई होने के बाद आई है। तो मैं यहाँ पे एक प्राइस का कॉलम सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद कॉमा डाल के आगे मैं क्या करता हूँ कि प्राइस को मल्टीप्लाई करता हूँ 10 से, ठीक है। प्राइस का टेबल और प्राइस का जो मेरे पास वो आ गया, वो प्राइस जो है वो 10 से मल्टीप्लाई होके वो मुझे वो इसका रिज़ल्ट शो करवाए। तो नीचे सेलेक्ट, हमने 2 कॉलम सेलेक्ट कर लिए हैं। अब फ्रॉम लगा के तो टेबल का नाम वैसे भी आ जाता है, इंटर कर डाल के तो आप इसको यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर्सर लाकर हम इसको क्यूरी को रन करते हैं। तो ये देखें क्या होगा कि मेरे पास जो प्राइस का टेबल था, ठीक है, वो मेरे पास सेम उसी तरह आ रहा है। और मैंने दूसरा टेबल कौन सा सेलेक्ट किया था कि जी प्राइस का जो प्राइस है वो 10 से मल्टीप्लाई होके उसका जो रिज़ल्ट है वो मेरे पास आए। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो जो भी आपकी प्राइस होगी वो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करके वो आपको यहाँ पर शो करवा देगा। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो कि कोई भी फंक्शन वगैरह, कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करके आप उसको कर सकते हो। आप यहाँ पे प्राइस यानी कि प्रोडक्ट के अलावा आप यहाँ पे इसको प्लस भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये अगर हम देखते हैं कि इसको प्लस करके देखते हैं तो वो भी देख लेते हैं। तो ये देखें ये क्या होगा कि 10 जो होगा ये सबसे प्लस हो के वो यहाँ पे हमारे पास जो होगा वो रिज़ल्ट शो करवा देगा। माइनस भी कर सकते हैं, उसके बाद डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम डिवाइड करके देखें इसको कि क्या होता है,
अब 10 से डिवाइड करके देखते हैं। अब तो ये डिवाइड करके क्या करेगा कि वो हमारे पास, यानी 300 को 10 से डिवाइड करेगा तो 30 आ जाएगा, 500 को करेगा तो 50 आ जाएगा। तो इस तरह डिवीजन के ज़रिए कोई भी आप मुख्तलिफ फंक्शन वगैरह जो होंगे आप अपनी क्वेरी के अंदर उसको लिख के आप अप्लाई करके उसकी डाटा की आउटपुट आप ले सकते हो। ये तो इसके कुछ फंक्शंस, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं जो कि इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। अब वो कंपैरिजन ऑपरेटर कौन से होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वो स्मॉलर ग्रेटर की वैल्यूज़ वगैरह आपने पढ़ी होंगी कि वो क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं, कौन सी वैल्यू स्मॉलर होती है, कौन सी ग्रेटर होती है, ठीक है। इस तरह के फंक्शन वगैरह को परफॉर्म करने के लिए ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर वगैरह हैं ये यूज़ किए जाते हैं। इसमें कुछ कंपैरिजन इक्वल है, उसके बाद स्मॉलर ग्रेटर, इक्वल और स्मॉलर ग्रेटर और स्मॉलर, ये सारे के सारे जो फंक्शन वगैरह हैं जो भी ऑपरेटर कंपैरिजन ऑपरेटर जिनको कहा जाता है ये इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, क्वेरी लिखते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि जी मेरे पास जो प्रोडक्ट का टेबल है, ठीक है, मेरे पास ही ये प्रोडक्ट का टेबल है, ठीक है। इसको रन करके देख लेते हैं प्रोडक्ट के टेबल को। ये प्रोडक्ट का टेबल, मैं ये कहता हूँ कि जी मेरे पास 600 से ऊपर वाले जितनी भी वैल्यूज़ हैं मुझे, ठीक है, या जिनकी वो प्रोडक्ट्स जिनकी प्राइस 600 से अबव है, ठीक है, वो मुझे यहाँ पर शो हो जाए, ठीक है। बाय नेम वो मुझे जो बाय नेम जो है वो यहाँ पे शो हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्वेरी लिखूँगा सेलेक्ट। अब मुझे क्या शो करवाना है, मुझे उनके नाम शो करवाना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, नेम, यानी कि मुझे उसके नाम शो करवाए। और उसके बाद फ्रॉम, कौन से टेबल में से, प्रोडक्ट्स के टेबल में से। यहाँ पे अब हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि वेयर। हमने पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था, ठीक है, कि जब भी हम किसी भी रो वगैरह में से उसकी वैल्यू को फैच करते हैं तो रो वगैरह ऑपरेशन के लिए हम वेयर का जो साइन है वो यूटिलाइज करते हैं। वेयर, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जी प्राइस इज़ ग्रेटर दैन 600 कर लें, 500 कर लें, 600 ग्रेटर दैन 600 सेमीकोलन डाल के। तो अब यहाँ पे हमें इस क्वेरी को रन करते हैं तो ये क्या करेगा कि मुझे वो वाली कीमतें, ठीक है, जो कि 600 से ज़्यादा हैं, ठीक है, एक ये सॉक्स की है 800 रुपया और एक शूज़ की है 900 रुपया। तो वो क्या करेगा कि मुझे सॉक्स और शूज़ का वो शो करवा देगा। जी सॉक्स और शूज़ दो ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी प्राइस जो है वो 600 से अबव है। तो यहाँ पे इसको रन करते हैं क्वेरी को, सॉरी, ठीक है, इसको क्वेरी को रन करते हैं। तो यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ आपको, यानी कि वो प्रोडक्ट्स के नेम उसने शो करवा दी हैं जिनकी वैल्यू 600 से ज़्यादा होगी। अब अगर ये चाहते हैं कि जी मुझे ऐसी वैल्यूज़ शो करवाए जो कि 600 से कम है, ठीक है, तो आपने क्या कर देना, अच्छा, अब वो वैल्यूज़ प्राइस हमने शो करवानी है जो कि 600 से कम है। तो लिहाजा हम यहाँ पे ये वाला साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। और अब वो क्या करेगा कि इस साइन का मतलब ये होता है कि जी प्राइस जो है वो 600 से लेस है। तो अब मुझे वो क्या करेगा, वो वाली प्रोडक्ट शो करवा देगा जिनकी कीमत 600 से कम है। तो इसके ऊपर कर्सर, तो इस क्वेरी को आप रन कर दें। तो ये मेरे पास वो चीज़ें हैं जिनकी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी कि जिनकी प्राइस जो है वो 600 से बिलो होगी। बैग है, शूज़ है, क्लॉथ है, ठीक है, ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी प्राइस जो है वो 600 से कम है।
और उसके बाद अब यहाँ पे आप इक्वल का भी साइन लगा सकते हो, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर में, कि जी वो मुझे वो वाली प्रोडक्ट्स शो करवा दें कि जिनकी वैल्यू 600 है। तो अब ये देखते हैं कि किसकी वैल्यू जो हमारे पास है वो 600 आती है। तो बैग है ऐसी एक प्रोडक्ट है हमारे पास कि जिसकी वैल्यू जो है वो 600 है। तो इस तरह आप कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करते हुए, अच्छा ये तो इक्वल है, दूसरा हम एक और सिग्नेचर यूज़ करते हैं जो कि नॉट इक्वल का सिग्नेचर होता है। वो इस तरह करके भी शो किया जा सकता है, और उसके बाद वो एक्सक्लेमेटरी साइन डाल के और आगे बराबर का डाल के भी वो जो नॉट इक्वल का साइन जो है वो शो किया जा सकता है। तो मैंने इस तरह शो किया कि मुझे, अब वो क्या करेगा कि मुझे वो वाली प्रोडक्ट शो करवा देगा कि जिसकी वैल्यू 600 के बराबर नहीं है। तो इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे 600 की वैल्यू किसकी थी, बैग की। तो हम देखते हैं कि अब हमारे पास वो हमें कौन सी जो प्रोडक्ट्स है वो शो करवाता है। तो एक बैग चूँकि मैंने पहले भी रखा हुआ है, उसकी कीमत कुछ और है, तो एक बैग उसने शो करवा दी है, दूसरा बैग उसने शो नहीं करवाया क्योंकि उसकी कीमत 600 है। तो इसको देखते हैं कि क्या वाकई उसने यही किया है। हमारे पास बैग वाकई दो थे कि उसने शो नहीं करवाया। तो यहाँ पे देखें, ये एक बैग हमारे पास ये वाला है और दूसरा बैग ये है। तो इसका मतलब है कि जिसकी कीमत 600 थी वो वाला बैग उसने शो नहीं करवाया, और जिसकी कीमत 300 थी वो वाला बैग उसने शो करवा दी है। और ये कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, जिनको यूटिलाइज करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी जो वैल्यूज़ वगैरह होते हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक और हम फंक्शन यूज़ करेंगे वैल्यू, ठीक है, जिसको कहते हैं डिस्टिंक्ट वैल्यूज़। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि ये हमारी टेबल के अंदर जितनी भी अलग-अलग से वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, वो आप उसको कह लो कि अगर आपने किसी स्टूडेंट का डाटा वगैरह इंटर किया हुआ है, मेल और फीमेल वगैरह का डाटा आपने इंटर किया हुआ है, ठीक है, तो आप ये चाहते हो कि मुझे ये क्या करे कि मुझे ये इस तरह का डाटा शो करवा दे जो कि फ़ीमेल का अलहदा हो और मेल का वो अलहदा हो, या वो क्या करे कि वो मेल को अलहदा शो करवा दे या वो फीमेल को अलहदा शो करवा दे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्यूरी सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, ठीक है, ये यहाँ पे आपको वैसे भी शो करवा देगा, इसको आप अब डिस्टिंक्ट हमने क्या करना है, ठीक है, हमने किसके ऊपर डिस्क्रिमिनेंट लगानी है। तो आपने यहाँ पे लिख देना है जी नेम के ऊपर। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे वो नेम बताए सबका, फ्रॉम आगे टेबल का नाम और उसके बाद सेमीकोलन डाल के। तो ये क्या होगा कि अब मेरे पास बैग है, शूज़ है, क्लॉथ है, ठीक है, सॉक्स हैं। अब मेरे पास यहाँ पे आप टेबल में देख लो कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह की जो चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो वह क्या करेगा कि वो मुझे जो एक से दूसरी किस्म की चीज़ होगी, यानी अलग-अलग जो चीज़ों की टाइप्स बनी होगी वो मुझे अलग-अलग वो शो करवा देगा। तो इसको रन करते हैं। तो ये देखें, अब क्या होगा कि उसने देखा है कि जी कितनी जो अलग-अलग अक़साम की या मुख्तलिफ़ टाइप्स की चीज़ें पड़ी हुई हैं हमारी प्रोडक्ट्स के अंदर। तो वो क्या करेगा कि मुझे वो अलग-अलग टाइप्स की शो करवा देगा। जी हमारे पास टोटल 4 टाइप्स की जो चीज़ें हैं वो पड़ी हुई हैं, ठीक है। हालांकि हमारे पास वैल्यूज़ कितनी थी, 6 वैल्यूज़ थी टेबल के अंदर, लेकिन उसने मुझे 4 क्यों दिखाई हैं, क्योंकि मेरे पास बैग वहाँ पर टेबल के अंदर बैग भी जो था वो भी एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ था, और उसके बाद जो शूज़ थे मेरे वो भी ज़्यादा रिपीट हुए थे। तो इस वजह से वो क्या करेगा कि जो अलग-अलग टाइप्स की प्रोडक्ट्स पड़ी होंगी, ठीक है, जब आप डिस्टिंक्ट का फंक्शन यूज़ करते हो तो वो क्या करेगा कि वो तमाम टाइप्स आपको दिखा देगा। जी आपके पास ये टाइप्स की चीज़ें वगैरह जो हैं वो पड़ी हुई हैं। तो इस तरह आप मुख्तलिफ़ टाइप्स की चीज़ों को आप वहाँ पे देख सकते हो कि जी हमारे पास कौन सी जो चीज़ें हैं वो पड़ी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे बैग था, बैग 2 दफ़ा था, उसके बाद शूज़ भी 2 दफ़ा थे। तो लिहाजा उसने क्या किया कि शूज़ और बैग चूँकि एक ही टाइप्स की थी तो लिहाजा उसने इसको वैसे ही शो करवा दिया। उसके बाद अब हम मुख्तलिफ रेंज के अंदर अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है, हम ये चाहते हैं कि जी हमारी जो वैल्यू है वो
एक रेंज के अंदर हमारे पास शो होनी चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आप चीज़ वगैरह ख़रीदने जाते हैं जी, आप ये कहते हैं कि जी कम अज़ कम ये चीज़ जो है ये 200 और या 300 के लगभग होनी चाहिए, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि 200 से लेकर 300 तक की जो प्राइस होगी वो हमारे लिए मैनेजेबल है, लेकिन उससे ज़्यादा या उससे कम हमारे लिए मैनेजेबल नहीं होगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे ये मेरे पास टेबल है, ठीक है। मैं ये टेबल में देखना चाहता हूँ कि एक मैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहता हूँ कि मुझे वो वाली वैल्यूज़ शो करवाए, ठीक है, जो कि 300 से ज़्यादा हो और 800 से कम हो, ठीक है। यानी 300 से 800 की रेंज के अंदर मुझे वो वैल्यूज़ जो है वो मेरे पास आ जानी चाहिए कि जी 300 से कम नहीं होनी चाहिए और 800 से ज़्यादा वो वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैंने प्रोडक्ट्स का नेम लिखना है तो मुझे लिहाजा यहाँ पे सिलेक्ट नेम वाला कॉलम चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। नेम वाला कॉलम चूज़ करने के बाद अब यहाँ पे क्या होगा कि सिलेक्ट नेम, उसके बाद फ्रॉम टेबल, यानी टेबल जो जिस टेबल में से आपने उसको एक्सेस करना है या फैच करना चाहते हैं। तो मैं प्रोडक्ट्स के टेबल में से उसको फैच करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर नीचे लेकिन क्या होगा कि जब जो रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी वो मुझे यहाँ पर वेयर के अंदर उसकी रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगानी पड़ेगी। सॉरी, यहाँ पे वेयर के स्पेलिंग ही गलत हो गए हैं। वेयर, अब यहाँ पे मैं एक आप समझ लें कि वो लगाना एक बाउंड उसको करना चाहता हूँ कि जी जो वैल्यूज़ है वो 300 से कम नहीं होनी चाहिए और 800 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे प्राइस ग्रेटर दैन, जो प्राइस है वो क्या होनी चाहिए कि वो 300 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक एंड का फंक्शन यूज़ करूँगा मैं और प्राइस जो है एक तो प्राइस जो है वो 300 से ज़्यादा होनी चाहिए और दूसरा प्राइस जो है वो लेस होनी चाहिए किससे, 800 से। तो उसके बाद आपने यहाँ पे सेमीकोलन लगा के आपने इस क्यूरी को रन करके देखना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 300 और 800 के दरमियान जितनी भी हमारे पास प्रोडक्ट होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। तो यहाँ पर ये दो प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, एक शूज़ है और दूसरा बैग है। ये दो प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट हैं जिनकी प्राइस जो है वो 300 और 800 के दरमियान है, ठीक है। ये तो बाय रेंज हम इसको मुख्तलिफ तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आगे हम यहाँ पे मैंने एक फंक्शन चले पहले यूज़ कर दिया, यहाँ पे आपको एक और फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन किस तरह का यूज़ करता हूँ कि यहाँ पे आपने बुलियन फंक्शन पढ़े होंगे, ठीक है, और एंड नॉट वाला फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन अब यहाँ पे यूज़ होंगे। आर का क्या होता है कि आर का फंक्शन जो होता है इसकी अगर बाय सिंपल देखा जाए तो आर एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें अगर दोनों इनपुट्स जो होंगी, दोनों इनपुट्स में से कोई एक इनपुट जो है वो ठीक हो जाए तो हमारे पास वो रिज़ल्ट शो हो जाता है। और एंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है उसकी आउटपुट तब तक ठीक नहीं होती तब तक कि वो हमारे पास उसके दोनों ही जो इनपुट्स हैं वो करेक्ट ना हो। अगर उनमें से कोई भी एक इनपुट हमारे पास फॉल्स होगी तो वो हमारे पास उसका रिज़ल्ट शो नहीं करवाएगा। तो यहाँ पे हम एक क्यूरी लिखते हैं, सिलेक्ट अब यहाँ पे अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह की एक क्यूरी लिखता हूँ कि जी मेरे पास जो टेबल है, ठीक है, वो मुझे शो करवा दे कि जी जो वैल्यूज़ वगैरह मैंने लिखी हुई हैं, अब यहाँ पे मैं जो प्राइस मैंने लिखी हुई हैं उनके ऊपर वो वैल्यू मुझे शो करवा दे। अब यहाँ पे मैं एक वैल्यू लिखना चाहता हूँ, ठीक है, सिलेक्ट नेम, मैं वो प्रोडक्ट देखना चाहता हूँ फ्रॉम टेबल का आगे नेम, प्रोडक्ट्स के टेबल में से
अब मैं यहाँ पे ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास जो मैक्सिमम प्राइस है वो 900 तक है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक ऐसी वैल्यूज़ रखूँगा जो कि इस टेबल के अंदर मौजूद ही नहीं होंगी। वेयर का फंक्शन यूज़ करके वेयर प्राइस इक्वल, यहाँ पे मैं 300 प्राइस रख रहा हूँ और उसके बाद आर का फंक्शन यूज़ करके मैं एक जो प्राइस है वो मैं फॉर लेट्स सपोज 1200 कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि मेरे पास जो प्राइस है, ठीक है सॉरी यहाँ पे इक्वल का नहीं, अब यहाँ पे मेरे पास जो टेबल के अंदर प्राइस है वो मैक्सिमम प्राइस जो है वो 900 तक है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर तो अगर मैं वैसे प्राइस 1200 लिखूँगा तो टेबल के अंदर वो मुझे कुछ भी शो नहीं करवाएगा। लेकिन यहाँ पे आर का मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमारे पास कोई एक भी इनपुट जो उसकी है वो करेक्ट होगी तो वो हमें उसकी आउटपुट शो करवा देगा। अब देखते हैं कि इस क्यूरी को रन करके देखते हैं कि वो हमें क्या शो करवाता है। तो वो क्या करेगा, अब चूँकि हमारे पास टेबल के अंदर 1200 वाली कोई भी जो प्रोडक्ट है वो मौजूद नहीं है, तो लिहाजा उसने क्या किया कि उसने ये जो 1200 वाली प्रोडक्ट है इसको उसने इग्नोर कर दिया और उसने दूसरी वैल्यूज़ जो कि दूसरी वैल्यू हमने दी थी उसको देखा तो जो कि 300 हमारे पास टेबल के अंदर मौजूद है, तो वो मुझे क्या करेगा कि उस प्रोडक्ट का नेम वगैरह जो है वो शो करवा देगा। जी ये नेम है, ये इस प्रोडक्ट का, आप ये इसको शो कर सकते हैं। और इस तरह अगर अब मैंने आर का फंक्शन है, अब एंड के फंक्शन में अगर मैं इस तरह लगाऊंगा तो वो मुझे कुछ भी शो नहीं करवाएगा। ठीक है, क्योंकि एंड के फंक्शन के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो दोनों वैल्यूज़ इस तरह की होनी चाहिए कि जो कि इसके यानी कि जो दोनों इनपुट जो इसकी करेक्ट होने हो। अब यहाँ पे एंड का फंक्शन लिख के इस क्यूरी को रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे ये देखें कि ये मुझे कोई भी वैल्यू शो नहीं करवा रहा टेबल के अंदर। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास 300 वाली प्राइस की प्रोडक्ट मौजूद है लेकिन 1200 वाले प्राइस की प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद नहीं है। तो लिहाजा इसका मतलब है कि हमारी एक इनपुट जो है वो ठीक है और दूसरी जो इनपुट हमने दी है वो गलत है। तो एंड जो क्यूरीज होती हैं, जो एंड फंक्शन होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि वो इस फंक्शन को रीड ही नहीं करता। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपने जो भी वैल्यूज़ दी होंगी, दो वैल्यूज़ या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ आपने दी होंगी, तो वो उसके लिए जो है वो ठीक तो होनी चाहिए। आप इसके अंदर और वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं। अब ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं और का फंक्शन लिख के मैं फर्दर वैल्यूज़ भी इसके अंदर इसको असाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 600 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये एंड आर वाला फंक्शन जो होगा ये किस तरह काम करेगा, अब इसको देखते हैं। यानी कि जो कम्प्लेक्स आपने क्यूरी वगैरह लिखते हैं वो उसके अंदर वो क्या वैल्यूज जो होंगी वो शो करवाएंगे। अब यहाँ पे आर के फंक्शन में भी उसने क्या किया है कि यहाँ पे उसने एंड के फंक्शन को रीड नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पे उसने आर और एंड के दरमियान ये इस तरह की जो कम्प्लेक्स क्यूरीज होती हैं, ठीक है, चूँकि मेरे ख्याल से दोनों की प्राइसेस जो थी वो दोनों की सेम है। तो यहाँ पे मैं अगर प्राइस को चेंज करके देखूँ 800 कर देता हूँ। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा कि ये उसकी एंड वाली प्राइस को वो इग्नोर कर देगा क्योंकि इन दोनों में से इसकी प्राइस जो है वो गलत है। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि आर वाली प्राइस को एंड के ये वाली प्राइस को और ये वाली प्राइस को वो कंपेयर करके इन दोनों प्राइसेस को आपस में कंपेयर करके वो उसकी आउटपुट हमें शो करवा देगा। यानी कि ये दोनों के दरमियान एंड का फंक्शन लगा हुआ है, इसकी प्राइस को वो इग्नोर कर देगा, यानी कि ये तो गलत है। तो वो क्या करेगा कि अब मैंने इन दोनों के दरमियान आर का फंक्शन लगाया, तो वो क्या करेगा कि वो जो भी मेरे पास करेक्ट इनपुट होगी वो मुझे उसका आंसर शो करवा देगा। तो इस तरह एंड आर वाली क्यूरीज को आप लिख सकते हैं। यहाँ पे नॉट का फंक्शन है। नॉट का फंक्शन सिंपली जिस तरह आप इक्वल नॉट का फंक्शन है उसी तरह आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल ये साइन यूज़ करता हूँ तो इसका मतलब है कि मेरे पास नॉट के फंक्शन के अंदर यहाँ पे मेरे पास ये इस तरह की डिस्क्रिप्शन शो करेगा
कि जी मेरी जो प्राइस है, प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 300 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो मैं इस क्यूरी को रन करूँगा तो वो क्या करेगा कि जो 300 जिस प्रोडक्ट की प्राइस होगी उसको शो नहीं करवाएगा, बाकी सब को नाम वो शो करवा देगा। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखें कि उसने बाकी प्रोडक्ट शो करवा दिए लेकिन वो प्रोडक्ट शो नहीं करवाई जिसकी प्राइस हमारे पास 300 है। तो इस तरह ये नॉट इक्वल का जो नॉट का साइन है ये इस तरह यूज़ किया जाता है। और नॉट इक्वल का हमने पीछे भी देखा था, नॉट का साइन ये मोस्टली एक्सक्लेमेटरी साइन को एज ए नॉट का साइन के तौर पर हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, आगे हम क्या करेंगे कि कुछ इसके वाइल्ड कार्ड जो यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरह की वैल्यूज़ होंगी। वो वाइल्ड कार्ड का काम मेन क्या होता है कि वो इस तरह की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे जिनका आपको पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कि जी टेबल में वो उसका फुल नेम क्या है। आप अगर फुल नेम हो तो फिर तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो, लेकिन अब हमें किसी का ये नहीं पता होता कि जी उसका फुल नेम क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक स्टूडेंट का टेबल है, मैं आपको पहले वो शो करवा देता हूँ। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर टेबल आपके पास वैसे आ जाएगा। अगर आपके पास डाटाबेस आपने जो सिलेक्ट किया है इसके अंदर जितने भी टेबल होंगे वो आप उसका फर्स्ट नेम एब्रीविएशन लिखोगे तो वो आपको वैसे ही शो करवा देगा कि आप कौन सा टेबल फैच करना चाहते हो। तो मैं इस टेबल को फैच करता हूँ, तो मैं इसको रन करके देखता हूँ कि ये क्या है। तो ये एक मैंने स्टूडेंट का टेबल बनाया हुआ था। ठीक है, इसमें स्टूडेंट मेरे पास जो टोटल स्टूडेंट है, ठीक है, वो 7 स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे वाइल्ड कार्ड यूज़ इस तरह करना है कि पहले मेरे पास जो 3 स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके जो मेरे पास नेम है वो यहाँ पे डबल नेम है। ठीक है, जैसे असलम अली है, अलीम ख़ान है, उसके बाद जमशेद अहमद, ये मेरे पास नेम है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि मैंने इनको देखना है कि मेरे पास कौन सा स्टूडेंट है। अब यहाँ पर तो मुझे पता चल रहा है टेबल के अंदर के कौन सा स्टूडेंट जो है वो हमारे पास मौजूद है। लेकिन अगर आपके पास कोई डाटा बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, आपको पता ना हो कि जी कौन किस बंदे का कौन सा जो हमारे पास फुल नेम है, ठीक है, मैंने किस बंदे को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो क्या करते हैं कि फिर इस तरह की चीज़ों के लिए वाइल्ड कार्ड जो है वो यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, वाइल्ड कार्ड एक समझ लें कि जिसको आप सिंपल कह सकते हो कि जी एक आपने उसके ऊपर एक तुक्का फेंकना है कि जी मेरे पास ये कम से कम ये जो टेबल है ये मेरे पास शो हो जाए। ठीक है, अब इस टेबल में मैं क्या करूँगा कि मैंने एक ऐसे स्टूडेंट को फैच करना है। ठीक है, टेबल में मैंने एक ऐसे स्टूडेंट को फैच करना है जिसके नाम के आखिर में फॉर एग्ज़ाम्पल अहमद आता हो। ठीक है, मुझे फॉर नहीं उसका पूरा नेम पता, लेकिन मुझे ये पता है कि उसके जो स्टूडेंट के नेम के आखिर है, आखिर एंड पे जो उसका नेम है वो उसके साथ अहमद आता है। तो यहाँ पे इसके लिए हम किस तरह क्वेरी लिखेंगे। सबसे पहले सिलेक्ट, ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि मोस्टली जो एसक्यूएल की क्वेरीज होती हैं ये हमेशा दरअसल क्योंकि एसक्यूएल इतनी वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, ये दोनों तरह की रीड कर सकती है, चाहे आप इसके अंदर कैपिटल लेटर में लिखो या आप इसके अंदर स्मॉल लेटर में लिखो, ये दोनों में यूटिलाइज हो सकती है। सिलेक्ट, अब यहाँ पे स्टूडेंट का जो टेबल है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट के टेबल में जो नेम है वो मैंने स्टूडेंट नेम रखा हुआ है। ठीक है, स्टूडेंट मुझे क्या चाहिए कि स्टूडेंट का नेम चाहिए। स्टूडेंट का नेम कौन से टेबल में से, वो मुझे स्टूडेंट के टेबल में उसका नेम चाहिए। ठीक है, ये मेरे पास स्टूडेंट का टेबल पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे मुझे इसका कन्फर्म नेम
नहीं पता कि जी उसका कन्फर्म नाम क्या है, लेकिन मुझे ये पता है कि उसके जो स्टूडेंट के नेम के आखिर में फॉर एग्ज़ाम्पल अहमद आता है या ख़ान आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने क्या करना है, वेयर स्टूडेंट नेम, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे एक कीवर्ड लिखना है लाइक का, ठीक है। लाइक का लिख के आपने सिंगल कॉलन और सिंगल आपने उसके ऊपर कॉमा डालना है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक ये सिग्नेचर यूज़ करना है जिसको मॉडुलस का सिग्नेचर भी आमतौर पर हम कहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जी उसके आखिर में खान आता है, ठीक है। तो मैं इसके आखिर पे खान लिख के और इसको बंद करके तो एंड पे ये मैंने सेमीकोलन को क्लोज कर देता हूँ। अब मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास स्टूडेंट के टेबल में से वो स्टूडेंट का नाम आएगा कि जिसके नाम के आखिर में खान आता है या नाम के साथ में खान आता है। तो ये क्या करेगा, मैं इस क्यूरी को रन करूँगा तो वो मुझे वो स्टूडेंट सारे के सारे शो करवा देगा कि जिनके आखिर के नेम के साथ खान आता है। तो इसको क्यूरी को रन करते हैं तो ये देखिए कि मेरे पास क्या करेगा जी, मेरे पास टेबल में एक ऐसा स्टूडेंट था जिसके नाम के आखिर में खान आता है जी, ये मैंने नेम लिखा हुआ था, ठीक है। और उसका नाम था जी अलीम खान, ठीक है। मुझे नहीं था पता कि उसके नाम के शुरू में अलीम आता है या क्या आता है, मुझे ये पता था कि उसके नाम के आखिर में खान आता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि इस तरह का आप यूज़ करके तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लाइक ये इस तरह वाइल्ड कार्ड जो होते हैं वो इस तरह के शो किए जाते हैं। अब यहाँ पे फिर स्टूडेंट का टेबल हम ज़रा दोबारा रिव्यू करते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट का टेबल है मेरे पास। अब यहाँ पे एक और वाइल्ड कार्ड यूज़ होता है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि जी मेरे पास वो वाले स्टूडेंट मैं वो ऐसे स्टूडेंट को सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ, ठीक है, कि जो जिनकी डेट ऑफ बर्थ जो है, ठीक है, ये मैंने बर्थ डेट लिखी हुई है सबकी स्टूडेंट की, जिनकी जो बर्थ डेट है वो थर्ड मंथ में आती हो, ठीक है, यानी कि तीसरे मंथ में उसकी डेट जो है वो हमारे पास आती हो। तो मैं यहाँ पे एक और वाइल्ड कार्ड यूज़ करूँगा। ये भी हमने लाइक का यूज़ किया था। अब लाइक में कुछ ये होता है कि कुछ इस तरह के वाइल्ड कार्ड होते हैं कि जिनके साथ फॉर एग्जांपल आपको वो पूरे का पूरा नेम लिखना पड़ता है, यानी आपको उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो पूरे का पूरा साथ में लिखना पड़ता है। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इतने को, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट का नेम मुझे चाहिए, ठीक है। वेयर, ठीक है। अब यहाँ पे वेयर क्लास यूज़ होगा। वेयर, अब यहाँ पे क्या होगा कि मुझे ऐसा स्टूडेंट चाहिए कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ थर्ड मंथ में हो, ठीक है, यानी कि साल के थर्ड मंथ में वो कोई भी साल हो सकता है, साल का मुझे इशू नहीं है। बर्थ डेट उसने मेरे पास कॉलम शो करवा दिया, इंटर करके मैं इसको लिख लेता हूँ बर्थ डेट। अब यहाँ पे जब आपने लिखना है तो आपने यहाँ पे लाइक का कीवर्ड लाजमी यूज़ करना है। और उसके बाद अब हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में पहले नेम के साथ हमने यूज़ किया था, ठीक है। तो नेम के साथ क्या था कि उसने सिंपल हमारे पास जिस नाम का हमें नहीं था पता, हमने वहाँ पे ये मॉडुलस का सिग्नेचर यूज़ किया तो उसने ऑटोमेटिकली हमें वो उसके रिलेटेड जो नेम बनता था उसने दे दिया। लेकिन अब जब डेट ऑफ बर्थ के हवाले से देखते हैं कि थर्ड मंथ में कौन कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि थर्ड मंथ में जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो उसके लिए फिर आपको उसका पूरा स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो अंडरलाइन यूज़ करने हैं, आपने देखना है कि कितनी हमारे पास पहले हैं। तो पहले चूँकि जब ईयर लिखा हुआ था तो ईयर में पहले क्या था कि ईयर में पहले उसकी ईयर था, ठीक है। तो ईयर में टोटल कितने डिजिट्स यूज़ हुए थे, 4 डिजिट्स। तो आपने यहाँ पे 4 अंडरलाइन डालनी है। और उसके बाद आपने, ठीक है, जो जो उसके दरमियान डिवाइडर की लाइन थी उसके बाद हमने लिखना है कि थर्ड, अब मंथ कौन सा है, थर्ड। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप कुछ भी लिख दो कि थर्ड मंथ के अंदर, बल्कि आप इस तरह करो डेट को रहने दो, डेट को भी हम उस तरह अंडरलाइन कर लेते हैं वरना वो हमें ठीक तरह से शो नहीं करवाएगा। इसको आपने लिख के तो आपने सिंगल
कॉलन सिंगल उसके ऊपर कॉमा डाल के तो आपने इसको क्लोज कर देना। अब क्या करेगा कि ये मेरे पास इस तरह का स्टूडेंट को शो करवाएगा कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 3rd मंथ में है, ठीक है, यानी कि तीसरे महीने में जिनकी पैदाइश हुई है, तो इस तरह के स्टूडेंट वो मुझे शो करवा देगा। तो इसके ऊपर कर्सर रख के आपने इसको रन कर देना। तो जिस तरह रन करेंगे तो हमारे पास ये हमारा वो स्टूडेंट दे देगा जिनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो साल के तीसरे महीने में होती है, ठीक है। तो इस तरह के वो स्टूडेंट, यानी 2 स्टूडेंट मेरे पास ऐसे हैं कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ साल के 3rd मंथ में है। एक असलम अली है और दूसरा अलीना है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि क्या वाकई इन दोनों की डेट ऑफ बर्थ जो है वो ईयर के 3rd मंथ में है। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट को टेबल को ज़रा दोबारा से रिव्यू करते हैं। तो यहाँ पे एक असलम अली है, उसकी देख लें यहाँ पे मंथ कौन सा है, 3rd मंथ है, ठीक है। नीचे देखते हैं कि अलीना की वाकई वही है। तो जो अलीना है वो भी, उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी साल के तीसरे मंथ में उसकी डेट ऑफ बर्थ है। तो इस तरह ये वाइल्ड कार्ड यूज़ होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है कि जी अगर आपको किसी चीज़ के बारे में प्रिटी श्योर नहीं होता कि जी मेरे उसका मुकम्मल नेम यही है या वो, उसके बारे में वो आपको इस तरह की जो वैल्यूज़ होंगी वो शो करवा देगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने कुछ वाइल्ड कार्ड यूज़ किए थे, ठीक है। ये बेसिकली हम आमतौर पर जितना भी पढ़ रहे हैं ये हम पढ़ रहे हैं कि जी किस तरह आप सिंगल टेबल, जो एक सिंगल टेबल होता है उसके ऊपर आप मुख्तलिफ फंक्शन वगैरह जो होते हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक ज़रा मल्टीपल टेबल का भी एक क्यूरी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मल्टीपल टेबल में हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स का टेबल है और स्टूडेंट का टेबल है, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो इन दोनों टेबल्स का डाटा है वो मेरे पास इकट्ठा शो हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम यूनियन का नाम देते हैं, ठीक है। तो यूनियन लगा के, लेकिन उसके लिए एक रिस्ट्रिक्शन होती है। उसकी रिस्ट्रिक्शन क्या होती है? उसकी रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि आपने दोनों टेबल में से वही कॉलम, सेम नंबर के कॉलम सेलेक्ट करने हैं। यानी अगर आपने पहले टेबल में से 2 कॉलम सेलेक्ट किए हैं तो आपने दूसरे टेबल में से भी 2 कॉलम ही सिलेक्ट करने हैं, अदरवाइज़ वो आपको एरर शो करवा देगा। अब देखते हैं कि ये किस तरह होता है। तो दोनों टेबल के लिए पहले हम क्यूरी लिखते हैं, सिलेक्ट। अब मैं क्या कहता हूँ कि जो मुझे प्रोडक्ट के टेबल में से क्या चाहिए, प्रोडक्ट का नेम चाहिए, तो वो सिंगल मैंने नेम ही उसका रखा हुआ है कॉलम, ठीक है, नेम। और उसके बाद कॉमा डाल के मैं ये कहता हूँ कि जो मुझे उसकी प्राइस भी चाहिए, सेलेक्ट नेम प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो ये टेबल आ जाएगा, एंटर करके आपने इसको क्लिक कर देना। और उसके बाद आगे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करना है यूनियन, ठीक है। ये यूनियन क्या काम करता है कि जो भी आपने रोज़ वगैरह सेलेक्ट की होंगी वो दोनों टेबल्स में से वो डाटा सेलेक्ट करके आपको वो नीचे शो करवा देगा। सेलेक्ट, अब चूँकि मैंने यहाँ पे 2 कॉलम पहले सेलेक्ट किए हैं तो मुझे यहीं पर अगर दूसरे टेबल में भी 2 ही कॉलम सेलेक्ट करने हैं। तो दूसरे टेबल में मैं एक स्टूडेंट का नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ, दूसरी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये टेबल दे रहा है तो स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम और उसके बाद बर्थ डेट, फ्रॉम स्टूडेंट, यानी उसके टेबल जो भी इस टेबल का नाम होगा। तो इंटर करके आपने इसको सेमीकोलन करके बंद कर देना। अब ये क्या करेगा कि मुझे मैंने 2 क्यूरीज लिखी हैं, ठीक है। एक प्रोडक्ट्स के टेबल के लिए और दूसरी जो है वो स्टूडेंट के टेबल के लिए मैंने क्यूरी लिखी हुई है। तो ये क्या करेगा कि मुझे दोनों टेबल्स में से वो डाटा एक्सेस करके इकट्ठा वो मुझे उसकी आउटपुट के तौर पर शो करवा देगा। अब हम इस क्यूरी को रन करके देखते हैं।
तो ये देखिए ये क्या इसने किया कि इसने पूरे का डाटा जो है वो दोनों टेबल्स में से उठा के इकट्ठा शो करवा दिया। ठीक है, ये पहला जो है ये तो उसने प्रोडक्ट का नेम और उसके बाद उसकी प्राइस, ठीक है, जिस तरह हमने पहले सेलेक्ट किया हुआ था कि प्रोडक्ट का नेम और उसकी प्राइस प्रोडक्ट शो करवा दे। और दूसरे टेबल से हमने क्या सिलेक्ट किया हुआ था कि स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ शो करवा दे। तो वो नीचे क्या करवा रहा है कि जहाँ पर पहले टेबल की तमाम वैल्यू ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है, तो वहाँ पर वो क्या करेगा कि स्टूडेंट का नेम शो करवा देगा और साथ में स्टूडेंट का वो डेट ऑफ बर्थ भी शो करवा देता है। तो इस तरह दोनों टेबल में आपने ये चीज़ें शो करवानी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि मैं इसकी एक भी रो शो करवाता हूँ, ठीक है, तो दूसरे कॉलम की मैं 2 रो शो करवाऊँगा, तो वो मुझे क्या करेगा कि वो मुझे यहाँ पर एरर शो करवा देगा। इसको रन करके देखते हैं। वो ये कहेगा कि जी आपके जो कॉलम सिलेक्टेड कॉलम है वो ठीक नहीं है। तो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर नीचे उसने एरर शो करवा दी है। ठीक है, सिलेक्ट स्टेटमेंट हैव ए डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, यानी अगर आपने दोनों के कॉलम अलग-अलग कॉलम, यानी कि एक के आपने 2 कॉलम सेलेक्ट किए होंगे और दूसरे के आपने 1 कॉलम सेलेक्ट किया होगा, तो वो क्या करेगा कि वो आपको इस तरह का वो एरर दे देगा। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके साथ नेम सेलेक्ट करके इसको रन करता हूँ, तो वो मेरे पास दोनों की वैल्यू जो है वो शो करवा देगा। तो इस तरह यूनियन लगा के हम क्या कर सकते हैं कि हम एक से ज़्यादा टेबल्स का जो डाटा होता है उसको इकट्ठे एक ही जगह में हम फैच कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आप सब इसको ट्राई करेंगे, और अगर आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम वगैरह हो, कोई मसला वगैरह हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, खुदा हाफिज़।